Hello students, today we solve the paper of CSET 2023। तो बच्चे 2023 का जो पेपर है इसको हम देखते हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, डेली हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, द सम ऑफ द फॉलोइंग टू सीरीज। हमारे पास दो सीरीज दे रखी है, मुझे इन सीरीज का सम बताना है। पहली सीरीज है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस डैश डैश डैश, और दूसरी सीरीज थी 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 डैश 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं कि मेरे पास पहली ऑप्शन कह रही है कि इस सीरीज का सम 0 होगा और इस सीरीज का सम 3 होगा, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रही है इस सीरीज का जो सम है दैट इज log 2, इस सीरीज का जो सम है दैट इज 0। थर्ड ऑप्शन कह रही है कि इस सीरीज का सम log 3 और इसका जो सम है दैट इज 2। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रही है कि जो ये सीरीज है बच्चे, इस सीरीज का सम इज log 2 और इस सीरीज का सम जो है दैट इज 1/2। ठीक है, तो ये जो मेरे पास पहली सीरीज है बच्चे, इस सीरीज में हमारे पास जो है ये सीरीज है लॉगरिथमिक सीरीज है। लॉगरिथमिक सीरीज क्या होती है, मैं आपको लॉगरिथमिक सीरीज का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, log 1 प्लस x। ठीक है, चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन मुझे कह रही है कि यहाँ पे log 2 और log 3। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही कह रही है कि 0 है। तो लॉगरिथमिक सीरीज log 1 प्लस x का फॉर्मूला होता है बच्चे x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x4 बाय 4 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, दिस सीरीज इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉगरिथमिक सीरीज। अगर इस पूरी सीरीज में मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज log 2 इज इक्वल टू, यहाँ सभी में x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ मैच करता हूँ 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, मेरे पास जो है ये सीरीज आ जाएगी। ठीक है, तो इस सीरीज का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू log 2 के इक्वल होगा, log 2, and log 2 is given in the option either B or D. this दोनों ऑप्शन एलिमिनेट होगी। अब हम बात करते हैं इस सीरीज की, जो मुझे सेकंड सीरीज दे रखी थी। अब इस सीरीज का सम या तो 0 होगा या 1/2 होगा। ठीक है, अब इस सीरीज में एक चीज ध्यान रखना है कि मेरे पास हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, नेक्स्ट में 4 इंटू 5, नेक्स्ट में 5 इंटू 6 एंड सो ऑन। दूसरी चीज, जो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस है दैट इज द न्यूमरेटर, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 3 एंड 4 का डिफरेंस 1 है एंड सो ऑन। तीसरी कंडीशन कि ये 2 इंटू 3 है, अगर ये 3 है मेरे पास तो नेक्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है दैट इज 3 इंटू 4। ये 4 है तो नेक्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में 4 होगा, 4 इंटू 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, मैं यहाँ पे 1/2 इंटू 3 को 1/2 माइनस 1/3 ये लिख सकते हैं। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 3 माइनस 2/2 इंटू 3। ये कैसे आया, इस 1 की जगह मैं 3 और 2 का डिफरेंस डाल देता हूं, 3 माइनस 2/2 इंटू 3। फिर हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 3 माइनस 2/2 इंटू 3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2 माइनस 1/3 आ गया। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, ओपन कर लेंगे, तो इसको मैं इस वे में लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/3, दिस इज माय फर्स्ट ब्रैकेट, प्लस 1/3 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, दिस वन, प्लस नेक्स्ट टर्म मेरे पास अगर होती तो वो होती 1/4 इंटू 5, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। अगर हम सभी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो सभी ब्रैकेट्स को ओपन करके -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल हो गया, -1/5 प्लस 1/4 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 -1/4 प्लस 1/4 -1/5 प्लस 1/5 एंड सो ऑन, सभी टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी। मेरे पास पहली टर्म रह जाएगी दैट इज 1/2। तो इस पूरी सीरीज का जो सम है बच्चे दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
Ramesh, Abdul and Anthony started a business with a total investment of rupees 72,000. टोटल इन्वेस्टमेंट है इन तीनों की, रमेश की, अब्दुल की और एंथनी की, तीनों की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 72,000 72,000 है। आगे क्या कहा था, रमेश इन्वेस्ट 6,000 मोर देन अब्दुल, रमेश ने 6,000 ज्यादा इन्वेस्ट किए अब्दुल से, एंड अब्दुल इन्वेस्ट रुपीज 3,000 देन एंथनी। ठीक है, तो एंथनी से शुरू करते हैं। अगर मैं एंथनी की इन्वेस्टमेंट बच्चे एक्स लेट कर लेता हूं कि इसकी इन्वेस्टमेंट एक्स है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अब्दुल इन्वेस्ट रुपीज 3,000 लेस देन एंथनी, तो अब्दुल की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी बच्चे मेरे पास 3,000 कम है किससे, एंथनी की इन्वेस्टमेंट से, तो ये आ जाएगा x माइनस 3,000 अब्दुल की इन्वेस्टमेंट, कि जितनी एंथनी की है अब्दुल की 3,000 उससे कम है। आगे क्या कहा था कि रमेश इन्वेस्ट रुपीज 6,000 मोर देन अब्दुल, इससे 6,000 ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं उसने। ठीक है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी मेरे पास, रमेश की इसकी इन्वेस्टमेंट अब्दुल की इन्वेस्टमेंट में 6,000 ऐड कर लेते हैं, तो 6x माइनस 3,000 प्लस 6,000, तो मेरे पास रमेश की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी बच्चे x प्लस 3,000 दिस वन। ठीक है, इसको आप यहां पे भी लिख सकते हो, मैंने क्वेश्चन रीड करते करते साथ में ही लिख लिया। फिर से देख लेते हैं, मैंने एंटनी की जो इन्वेस्टमेंट थी बच्चे वो मैंने x रुपीज लेट कर ली, और जो अब्दुल की थी, अब्दुल की इसकी इन्वेस्टमेंट से 3,000 कम है, तो इसमें से मैंने 3,000 माइनस कर लिया, ये हमारे पास अब्दुल की इन्वेस्टमेंट आ गई। और सॉरी अब्दुल एल है बच्चे, ये एल है। उसके बाद रमेश की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो रमेश की जो इन्वेस्टमेंट है वो इससे 6,000 ज्यादा है, तो इसमें मैंने 6,000 ऐड कर लिया, और ऐड करके मेरे पास ये x प्लस 3,000 आ गया। तीनों की इन्वेस्टमेंट का जो टोटल है वो 72,000 दे रखा है, तो x प्लस दिस इज इक्वल टू 72,000। x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चे, 3 टाइम्स 3x माइनस 3,000 प्लस 3,000 कैंसिल हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 72,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 24,000, x की वैल्यू 24,000 आ गई। इसके बाद आगे क्या पूछा था, इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज, मुझे टोटल प्रॉफिट दे रखा था, देन व्हाट इज द रमेश शेयर, रमेश का शेयर कितना हो जाएगा, रमेश की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, x की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 24,000 पुट करते हैं, 24,000 प्लस 3,000 इज 27,000, दैट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ रमेश। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ रमेश, रमेश की इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, ये रमेश का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इनकी प्रॉफिट है वो इनकी इन्वेस्टमेंट रेशियो में डिवाइड होगा। इसकी इन्वेस्टमेंट आ गई 24,000, इसकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 21,000 और इसकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 27,000। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलो नेक्स्ट, रमेश की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 27,000 डिवाइडेड बाय 72,000, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट दैट इज 8640। 9 पे कटिंग कर ली, 9 3 का 9 8 का 8 पे कटिंग करते हैं, 8 1 का 0 का 8 8 का 0 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 3 8 24 313, यानी कि 3,240 इज द शेयर ऑफ रमेश। ये रमेश का शेयर आ जाएगा, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन 3240, बी ऑप्शन 3240, दैट इज आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शालिनी हैज टू सिक्योर 36% मार्क्स टू पास, उसको 36% मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। शी गेट 150 मार्क्स, लेकिन शालिनी के 150 मार्क्स आए हैं, एंड फेल बाय 30 मार्क्स, और वो फेल होगी 30 मार्क्स से। इट मीन अगर शालिनी के 30 मार्क्स और आ जाते, यानी कि शालिनी के मार्क्स अगर 180 होते तो वो पास हो जाती, वो पास हो जाती, उसकी पासिंग परसेंटेज आ जाती। पासिंग परसेंटेज कितनी दे रखी थी बच्चे मुझे, 36%, यानी कि 36% किस वैल्यू का, टोटल मार्क्स का, जितने टोटल मार्क्स थे इन टोटल मार्क्स का 36% इज इक्वल टू 180।
क्या कैलकुलेट करना है हमको? हमें कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं, ये कैलकुलेट करना है। सिंपल, 36% इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स, या इसको आप मैक्सिमम मार्क्स भी कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय दिस 36%। ये इधर जाके डिवाइड हो रहा है 36%। परसेंटेज हटाएंगे बच्चे, ऊपर मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 18 पे कटिंग करते हैं, 18 10 का, 18 2 का, 2 5 का, 5 इंटू 100 इज 500। यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 500 थे, गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1,666 is the same as the loss incurred after selling the article for ₹1,252. Then the cost price is, cost price क्या होगी? ठीक है, अब क्या कहा था इसने कहा था द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल इतना। प्रॉफिट कैसे अर्न होगा? मेरे पास कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1,666 माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इज द प्रॉफिट, is same as the loss incurred after selling the article for rupees इतना। अगर मुझे लॉस दे रखा है तो दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस 1252, ये दे रखा है। अब इसने कहा था ये प्रॉफिट और ये लॉस दोनों सेम वैल्यूज है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट किया, मेरे पास आ गया 1,666 इज माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 1252। ये माइनस कॉस्ट प्राइस इधर जाके प्लस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस 2 टाइम कॉस्ट प्राइस, और ये 1252 इधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस्ट, ये इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, मेरे पास प्लस हो जाएगा। तो 1252 प्लस कर लेते हैं, 1,666 में 1252 प्लस किया, 6 और 2 8 आ गया, 6 5 11 9 2918, 2 टाइम्स कॉस्ट प्राइस, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2918 divided by 2. This is equal to 1459. So 1459 is the cost price. 1459 is given in the option number C. That is the answer बच्चे। C option हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। At what rate % per annum will a sum of money double? Sum of money double in 6 years. It mean अगर मैं प्रिंसिपल को 100 रुपीज लेट कर लेता हूं तो अमाउंट कितना हो गया? सम ऑफ मनी डबल्स, अमाउंट इज डबल 200, टाइम इज 6 years। क्या निकालना है? रेट कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द रेट % पर एनम? क्लियर है? नाउ बच्चे यहां पे अगर प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 200 है, तो व्हाट इज माय सिंपल इंटरेस्ट? मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, इंटरेस्ट आ गया, 200 में से 100 माइनस किया, 100 आ गया। फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 100 है, प्रिंसिपल मैंने 100 लेट किया है, रेट हमें कैलकुलेट करना है, टाइम 6 ईयर दे रखा है, डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 कट गया, 6 उधर जाके डिवाइड हो गया, 100 अपॉन 6 इज इक्वल टू रेट % पर एनम। 2 पे कटिंग करते हैं, 50 अपॉन 3% पर एनम। तो 50 अपॉन 3% पर एनम, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स इज। बच्चे सिंपल था, अगर मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला आता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन क्या होगा? पॉलीगन क्या होता है बच्चे? पॉलीगन है हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर हैविंग n साइड्स, ठीक है, ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी n साइड्स होती हैं, और इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड फिगर, n की जगह 4 पुट कर दो, n मीन नंबर ऑफ साइड्स, 4 इंटू 4-3, व्हाट इज 4-3? 1, तो 4 इंटू 1 अपॉन 2, तो 4 इंटू 1 4, 4 अपॉन 2 इज 2, तो क्वाड्रिलेटरल में बच्चे 2 डायगोनल्स होते हैं।
ठीक है, सेम एज इट इज। अब इसने उस पॉलीगन की बात की थी जिसमें 12 साइड्स हैं, n की वैल्यू 12 पुट करते हैं, 12 इंटू 12 माइनस 3 9/2, 2 और 12 की कटिंग की, ये 6 आ गया, 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54 डायगोनल्स, 54 diagonals given in the option number B, that is the answer। चलो ठीक है, आप और क्वेश्चन भी कर सकते हो कि एक ऐसा पॉलीगन फाइंड करना है जिसमें 44 डायगोनल्स हैं। जल्दी से कमेंट में आप आंसर्स लिखना कि उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मोहित इज फेसिंग साउथ, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन रीजनिंग का टॉपिक है और रीजनिंग में सबसे इजीएस्ट जो टॉपिक रहता है दैट इज द डायरेक्शन। ठीक है, देखते हैं बच्चे डायरेक्शन। सबसे पहले रोहित इज फेसिंग साउथ, ये रोहित बना लेते हैं, इसका फेस साउथ डायरेक्शन में है। अब ही टर्न्स राइट, अगर किसी भी पर्सन का फेस साउथ डायरेक्शन में है और वो राइट साइड टर्न करता है, खुद को एनालाइज करो कि अगर मेरा फेस साउथ डायरेक्शन में है और मैं राइट साइड टर्न करता हूं तो मैं कौन सी डायरेक्शन में टर्न करूंगा, मैं वेस्ट डायरेक्शन में टर्न करूंगा। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में टर्न कर गया रोहित। ठीक है, उसके बाद एंड वॉक 20 मीटर, उसके बाद वो 20 मीटर वॉक कर गया, ये डिस्टेंस मेरे पास 20 मीटर आ गया। देन ही टर्न राइट अगेन, उसके बाद वो राइट अगेन हो गया। अगर कोई भी पर्सन वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है और राइट साइड टर्न करता है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा एंड वॉक 10 मीटर। तो यहां से मुझे नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना है बच्चे 10 मीटर, ये डिस्टेंस मेरे पास 10 हो गया। ठीक है, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, अब वो लेफ्ट साइड टर्न कर गया यहां से 10 मीटर लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड की मेरे पास वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, ये डिस्टेंस 10 मीटर हो गया। एंड देन टर्न राइट वॉक 20 मीटर, अब वो यहां से राइट साइड टर्न कर गया तो राइट साइड अगेन मेरे पास नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी, कितने मीटर, 20 मीटर। देन ही टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर, अब वो यहां से राइट साइड टर्न कर रहा है, कितने मीटर, 60 मीटर। अब ये चीज देखने वाली है बच्चे, 60 मीटर की यहां से यहां तक ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इसके बिल्कुल पैरेलल है तो ये 10 हो गया। आगे मूव करते हैं, यहां से यहां तक ये 20 था, इसके बिल्कुल पैरेलल, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक एग्जैक्ट बिल्कुल इसके सामने पैरेलल पॉइंट, ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस 30 हो गया। मुझे कितना मूव करना था, 60 मीटर मूव करना था, तो यहां से मैं 30 मीटर और आगे मूव करूंगा, ये 30 मीटर हो गया, 30 मीटर टोटल 60 मीटर हो गया। अब ये मेरे पास फाइनल पोजीशन आ गई रोहित की, रोहित अब इस पोजीशन पे है। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरेटिवली अब ये मेरे पास कौन सी डायरेक्शन है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मीन कि स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरेटिवली मुझको उसकी ये वाली पोजीशन बतानी है। तो दैट इज ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज योर आंसर गिवन इन द ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 men and 4 boys complete work in 7 days। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में शॉर्टकट है, मैं साथ साथ ही शॉर्टकट अगर मुझे करना होता तो मैं साथ साथ ही कर देता, आपके लिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। ठीक है, वैसे भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मुझे ज्यादा टाइम लिखने में वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन के साथ जो चीजें दे रखी है यहीं पर ही लिख लीजिए। ठीक है, चलो हमें दे रखा था 3 men, men को m से डिनोट कर रहा हूं, एंड का मतलब होता है कंबाइंड टुगेदर, टुगेदर के लिए मैं प्लस यूज करूंगा, 4 boys, ये सभी मिल के 1 वर्क को, एक काम को 7 दिनों में कर रहे हैं, 7 days में। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है, आगे दे रखा था 2 men and 3 boys, 2 men plus 3 boys can do the same work in 10 days। ये पर्सन सेम वर्क को 10 days में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 days में। ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, देन 3 men and 8 boys, 3 men and का मतलब प्लस 8 boys can complete the same work in how many days, ये सेम वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो कुछ नहीं करना बच्चे,
मेन को डे से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 2 20 आ गया, दोनों को माइनस कर लिया, ये मेन आ गए। मेन इंटू डेज दोनों का डिफरेंस ये आ गया। बॉयज इंटू डेज दोनों का डिफरेंस 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 10 30, दोनों का डिफरेंस लेना है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, तो 30 माइनस 28 ये बॉयज आ गया, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मेन एंड बॉयज, मींस कितने मेन कितने बॉयज के इक्वल है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। फिर से देखते हैं, 3 इंटू 7 21, 10 इंटू 2 20, माइनस किया 1 मैन इज इक्वल टू 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 10 30, 30 माइनस 28 2 बॉयज। 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, यानी कि एक मैन उतना काम करता है जितने 2 बॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इस रिलेशन को एक तो मुझे यहां फिल करना है, यानी कि इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो और एक यहां पुट कर दो। ठीक है, तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, 3 मैन इज इक्वल टू, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मैन इज इक्वल टू 6 बॉयज, तो 3 मैन की जगह मैं 6 बॉयज लिख लेता हूं। 6 बॉयज प्लस 4 बॉयज यानी कि 10 बॉयज। इस काम को सेम वर्क को 7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 7 डेज। 6 बॉयज प्लस 4 बॉयज यहां पुट करते हैं। 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, 3 मैन इज इक्वल टू 6 बॉयज, तो 6 प्लस 8, 6 बॉयज प्लस 8 बॉयज यानी कि 14 बॉयज सेम वर्क को कितनी डेज में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है बच्चे, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। मैन डेज इज इक्वल टू मैन डेज, मैन की जगह यहां बॉयज हैं, 10 बॉयज 7 डेज में काम कर रहे हैं, 14 बॉयज कितने दिनों में काम करेंगे, डेज कैलकुलेट करना है, 14 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 14, 7 2 का 2 5 का 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। 14 बॉयज कैन डू दिस वर्क इन 5 days. It means 3 men, 8 boys can complete this work in 5 days given in the C option, which is that is your answer. ठीक है, बाकी ये शॉर्टकट कैसे आया, ये हमने शॉर्टकट में कैसे अप्लाई किया, इसकी डिटेल वीडियोस, इसकी डिटेल क्लासेस जो है वो हम जब टॉपिक करेंगे, हमने टॉपिक जो हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक है वहां पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a school, 391 boys and 323 girls have been divided into the largest possible equal classes, so that each class of boys number is same as each class of girls. Then the number of classes निकालनी है। मीन्स कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस निकालनी है और ईच क्लास में, एवरी क्लास में बॉयज और गर्ल्स जो हैं, जितने भी हर क्लास जितनी भी क्लासेस होंगी, हर क्लास में बॉयज सेम है, हर क्लास में गर्ल्स सेम है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो सकती हैं। तो दैट इज द, मेरे पास 391 और 323 बच्चे, दोनों वैल्यूज का मैं HCF कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, ये HCF नहीं कैलकुलेट करना तो मैं दोनों के फैक्टर्स बना लेता हूं। जैसे कि 391 के अगर मैं फैक्टर्स बनाता हूं तो इसको 17 से डिवाइड करता हूं, 17 2 का 34, 51 आ गया, 17 3 का 51, तो 391 के फैक्टर्स बनते बच्चे 17 इंटू 23। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 323 गर्ल्स है, 323 गर्ल्स है, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। इसको भी 17 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 17 1 का 17 कितना रह गया मेरे पास, 17 153, 17 9 का 19। ठीक है, तो 17 इंटू 9 इसके फैक्टर्स आ गए। अब आपको कि सर आपने 17 कहां से दिया, तो मैंने आपको क्या कहा, मैं दोनों का HCF निकाल लेता हूं। मैं 391 और 323 का HCF निकालता हूं, तो 323 ये आ गया, 8 3 11 2 3 6 68 हो गया, यहाँ पे आ गया 323, 67 4 पे जाएगा, 4 8 32, 3 4 24 और 3 27 27। ठीक है, तो ये माइनस किया 1 आ गया, ये 5 आ गया, 51 आ गया, 68 51 यहाँ पे लिख लेते हैं, 51 68 यहाँ पे आ गया,
ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको HCF आता है कैलकुलेट करना। ठीक है बच्चे, 51 का 51 आ गया, ये 17 हो गया, 51 यहाँ आ गया, 17 3 का 51, जो लास्ट डिवाइजर इज माय HCF। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बच्चे दैट इज इक्वल टू 17। ठीक है, मैंने इसको 17 से डिवाइड किया, 23 आ गया, इसको 17 से डिवाइड किया, 19 आ गया। मीन्स कि अगर मैं एक क्लास में 23, दैट इज द मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैं हर क्लास में लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस, तो अगर मैं हर क्लास में 23 बॉयज कंसीडर कर लेता हूं कि हर क्लास में 23 बॉयज है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 17 बन जाएंगे। ठीक है, और हर क्लास में अगर मैं 19 गर्ल्स कंसीडर कर लेता हूं कि हर क्लास में 19 गर्ल्स है, तो मेरे पास नंबर ऑफ क्लासेस 17 हो जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस जो रहेंगी बच्चे दैट इज 17, और ईच क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज रहेंगे दैट इज 23, एंड ईच क्लास में जो गर्ल्स होंगी वो 19 होंगी। तो ईच क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे 9 3 12 2 42 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास having 23 boys and 19 girls, and total number of classes are 17. That is the common factor of these two numbers. 17 is given in the A option. That is your answer बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a watch which ticks 90 times in 95 seconds and another watch tick 315 times in 323 seconds. If both the watches are started together, how many times will both the watches stick together in first hour? सारी वैल्यूज मुझको मिनट सेकंड्स में दे रखी है और ये आवर्स में दे रखी है। तो आर को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करता हूं तो एक 1 आवर में बच्चे 60 इंटू 60 टोटल 3600 सेकंड्स होंगे। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है बट क्वेश्चन इजी है। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम है LCM HCF। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ LCM, ये LCM का क्वेश्चन है। ठीक है, ए वॉच टिक्स 90 टाइम्स इन 95 सेकेंड। टिक मतलब टिक 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 टिक, यानी कि एक वॉच जो है वो 95 सेकेंड्स में 90 टिक्स करती है। ठीक है, तो एक टिक जो है वो कितनी देर में होगा? 1 टिक का जो टाइम है बच्चे दैट इज इक्वल टू 95/90 सेकेंड्स। ये आ गया द टाइम फॉर 1 टिक। सेम एज इट इज जो अनदर वॉच है उसका भी 1 टिक का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 टिक का जो टाइम होगा बच्चे दैट इज इक्वल टू कितना था ये? 323 डिवाइडेड बाय 315 सेकेंड्स, ये आ गया। बोलो ठीक है, यानी कि पहला टिक इतनी देर के बाद, दूसरा टिक फिर से इतने सेकंड्स के बाद, तीसरा टिक फिर इतने सेकंड्स के बाद, एंड सो ऑन। अब ये सेकंड वॉच के आगे मेरे पास, तो अब मुझको ये देखना है कि दोनों का जो पहला टिक है, कंबाइंड टिक है, वो आफ्टर कितने सेकंड्स के बाद होता है। तो दैट इज द LCM। मुझे LCM कैलकुलेट करना है, इन दोनों नंबर्स का LCM कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और आ गया LCM के टॉपिक का, दैट इज द LCM ऑफ फ्रैक्शन। LCM ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? व्हाट इज द LCM ऑफ फ्रैक्शन? That is the LCM of numerators divided by HCF of denominators ठीक है, तो यानी कि दोनों वैल्यूज के जो न्यूमिरेटर्स है दैट इज 95 एंड 323, मुझे इन दोनों का LCM निकालना है डिवाइडेड बाय मुझको 90 और 315 का HCF निकालना है। तो जो इनको LCM और HCF करके आएगा उसको फ्रैक्शन में लिखूंगा, दैट इज द LCM ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी LCM ऑफ फ्रैक्शंस, दैट इज LCM ऑफ फ्रैक्शंस। और जो मेरे पास LCM होगा वो होगा क्या? वो मेरे पास वो वैल्यू आएगी जिसमें फर्स्ट टाइम ये दोनों वॉचेस जो है वो उतने टाइम के बाद सेम टिक की वॉइस आएगी।
ठीक है। जैसे कि इसको अगर मैं कह लेता हूँ कि आफ्टर 2 सेकेंड्स या आफ्टर 4 सेकेंड्स है, तो पहली वॉच 2, 4, 6, 8 सेकेंड्स के बाद टिक कर रही है, दूसरी 4, 8, 12, 16 के बाद टिक कर रही है, तो दोनों का कॉमन टिक कितनी देर के बाद होगा, दैट इज द आफ्टर 4 सेकेंड्स। बट ये मैंने होल नंबर लिए थे, यहाँ पे होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शंस है। एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम 95 और 323 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इनके मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ। 323 के अभी हमें फैक्टर बनाए थे थोड़ी देर पहले, इसके फैक्टर अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो 17, 1 का 17, 53, 17, 19 का, इसको 19 पे अगर मैं करता हूँ तो ये 5 × 19 आ गया। तो एलसीएम क्या होगा इनका, कॉमन फैक्टर क्या है बच्चे इनमें, 19 है, वो एज इट इज लिख लिया, बाकी फैक्टर्स भी एज इट इज लिख लीजिए, जो रिमेनिंग रह गए 5 और 17, 5, 19, 17, 19 कॉमन मैंने जो था वो अलग वन टाइम लिखा, बाकी सारे जो भी फैक्टर थे वो एज इट इज लिख लिए। तो दिस इज द एलसीएम, ये एलसीएम आ गया। अपॉन इनका कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 18 × 5, ये 5, 3, 8, 1, 9, 9, दोनों 9 से भी डिवाइड होते हैं, तो पहले 9 से कर लेते हैं। 9 × 10, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, ठीक है। इसको 9 से करते हैं तो ये आ जाएगा 9, 3 का 27, 45, 9, 5 का 45, 35 आ गया। तो 35 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 7, तो 9, 5, 7 इसके फैक्टर्स हो गए। 90 के आगे 9 × 5 × 2 कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक 9 कॉमन हो गया, एक 5 कॉमन हो गया, तो 9 × 5 45 आ गया। ठीक है बच्चे, चलो अब क्या करें, ये मेरे पास 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 19 × 17 अपॉन 9 मेरे पास एलसीएम आ गया इनका। तो यानी कि आफ्टर इतने सेकंड्स के बाद दोनों वॉचेस की जो टिक की वॉइस है वो इतने सेकंड्स के बाद कॉमन वॉइस होगी, कॉमन वॉइस, बोलो ठीक है। तो अब ये कॉमन वॉइस आफ्टर एवरी इतने सेकंड्स के बाद आती जाएगी, आफ्टर 9 जो भी इसको सॉल्व करके आएगा आफ्टर इतने सेकंड्स के बाद कॉमन वॉइस आती जाएगी। 19 × 17 को मल्टीप्लाई करके आता 323, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 323 अपॉन 9 सेकंड्स के बाद कॉमन वॉइसेस आती जाएंगी। मुझको ये बताना है कि 1 आवर में कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स बोथ द वॉचेस टिक टुगेदर, दोनों एक साथ कितनी बार जो टिक होंगी वो टुगेदर करेंगे इन एन आवर। 1 आवर में टोटल 3600 सेकेंड्स है, मैं क्या करूंगा, दोनों को बच्चे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ टिक्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ टिक्स टुगेदर इन एन आवर, दैट इज इक्वल टू 1 आवर में 3600 सेकेंड्स है, उसको मैं इस वैल्यू से डिवाइड कर लेता हूँ 323 अपॉन 9 से, 323 अपॉन 9, 9 ऊपर चला जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 100 टाइम्स, 101 टाइम्स, 102 टाइम्स एंड 103 टाइम्स, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इज 100, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, 0, 0, 9 × 6 54, 5 कैरी, 9, 3 27 और 5 32, 324 और ये आ गया 323, दिस वन, ठीक है। डिवाइड करते हैं 323 1 का, ठीक है, ये आ गया 1 आ गया, फिर 0 आ गया और रिमाइंडर आ गया 100, तो पॉइंट समथिंग, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 100 था और डिवाइडेड बाय अगर मैं करता हूं तो ये 100.2 समथिंग होगा, ये अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 100.2। और अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेता हूं, चारों ऑप्शन में से कंसीडर करनी है, तो दैट इज 100 टाइम्स, ए ऑप्शन इज द आंसर बच्चे, ए ऑप्शन मेरा आंसर होगा, बराबर, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ये स्टार्टिंग में कहा था कि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बच्चे हमारे पास, ठीक है। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस करने थे, तो आज के लिए बच्चे इतना ही बहुत है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।